अभी उसकी शादी में नैनो टेक्नोलॉजी का जो कुर्सियाँ खाली है उन्हें ग्रहण कर लें। मैं ट्यूटी से आग्रह करता हूँ माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय बजरंगलाल जी गुप्ता और आदरणीय प्रोफेसर पंचमुख जी को मंच पर लेकर आए। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज अर्थशास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर गोविंद राम साहनी जी की पुस्तक प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिक माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कर्तव्यों से यहाँ संपन्न होगा। संघ के उत्तर क्षेत्र के संचालक माननीय बजरंगलाल जी की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न होगा और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बी आर पंचमुखी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मंच पर विराजमान हैं। हमारे मध्य में यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। मैं कैसे सबका नाम लेकर आदरणीय आलोक जी, आदरणीय विजय शंकर शास्त्री जी और सब यहाँ सब अपने सब क्षेत्रों के वरिष्ठ लोग आए हैं। मैं हृदय से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर प्रीति वंदन साहनी जी से कि वे आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय बजरंगलाल जी गुप्ता जी को पुस्तक पंच देकर उनका स्वागत करें। हम अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ के बजाय पुस्तक संघ से करते हैं ताकि पुस्तक पढ़ने के प्रति लोगों में अभिरुचि उत्पन्न हो। मैं पीयूष से आग्रह करता हूँ माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी को उस पुस्तक संघ देकर उनका स्वागत है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर बी आर पंचमुखी जी का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय विजय शंकर शास्त्री से आग्रह करता हूँ वे आए, उनका स्वागत करें। उपस्थित अभ्यागतों, आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हम यहाँ कर रहे हैं वे हमारे मध्य में नहीं हैं, पर उनकी यश कीर्ति को अक्षुण्ण रखने वाली पुस्तक प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन आज यहाँ आप सबके बीच में लोकार्पित हो रही है। मैं उनकी पावन स्थिति को नमन करता हूँ। आज लोकार्पित होने वाली कृति प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन समृद्ध प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था एवं तत्कालीन सामाजिक आने वाले का व्यंगम दृश्य उपलब्ध कराती एक विवेचनात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक के संदेश में सब संचालक परम पूजनीय माननीय मोहन राव जी भागवत ने लिखा है, पुस्तक में भारतीय अर्थचिंतन की परंपरा की सभी धाराओं का सूत्र रूप में विवरण मिल जाएगा। यह संकलन आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत सभी भारतीयों में अपनी अर्थचिंतन परंपरा के अधिक व्यापक व गहरे अध्ययन की प्रेरणा जगाने में समर्थ है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपने संदेश में लिखा है, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक
एवं सामाजिक अर्थचिंतन का अध्ययन कर सार्वजनिक में उसकी व्याख्या करने का काम डॉक्टर साहनी ने बहुत सहजता से किया है। यह पुस्तक भारतीय अर्थदृष्टि एवं इतिहास दोनों विषयों के शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं को इस दिशा में अध्ययन के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। लंबे समय तक इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया में संलग्न रहे श्री रमेश चंद्र नागपाल जी हमारे बीच में हैं। 19 दिसंबर 2014 को आदरणीय गोविंदराम साहनी जी के स्वर्गवास के उपरांत डॉक्टर नागपाल ने इस पुस्तक को प्रकाशन पूर्व देकर उसका संशोधन परिमार्जन किया और इस पुस्तक के प्रकाशन की प्रेरणा मुझे डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री ने दी और डॉक्टर साहनी के बहुत योग्य पुत्र डॉक्टर कीर्तिवर्धन साहनी ने बड़े मनोयोग से अनेक बार इसका संपादन संशोधन करने के मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज ये पुस्तक यहाँ आपके बीच में लोकार्पित हुई। मैं आग्रह करता हूँ श्री रमेश नागपाल जी से आए और संक्षिप्त परिचय दे इस पुस्तक के विषय में। श्री रमेश नागपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आदरणीय प्रोफेसर पंचमुखी, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बड़ा भारी काम है कि मुझे ये काम दिया गया है कि पुस्तक का परिचय दूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं, मैं तो विधि शास्त्र का छात्र हूँ। इनको चाहिए था किसी अर्थशास्त्री से ये करने काम कराते, लेकिन चूँकि डॉक्टर विशाल चड्ढा ने कहा कि इनको ही करना है और बड़े कठिन परिस्थितियों में वो मेरा इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने आते हैं, मैं मना करता। ये पुस्तक डॉक्टर गोविंद राम साहनी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर गोविंद राम साहनी सन 1935 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे। उस समय रावलपिंडी जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें था, अब वो पाकिस्तान में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अर्थशास्त्र में एमए किया, अर्थशास्त्र में पीएचडी किया और 35 साल तक करीब अध्यापन कार्य किया और उसके पश्चात ये रिटायर हुए प्राचार्य के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज और तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में शुरू में तो इन्होंने काल गणना की। काल गणना में बड़ी कल्पनातीत बात है मेरे लिए। वो निमेष से आरंभ की गई है हमारे यहाँ काल गणना। निमेष कितना पल है? वो है 0.0881 सेकेंड का। अब 1 सेकेंड होते कितना, और उसका भी 0.0888 हो, तो ये कल्पना की कि इतना कम समय का भी कोई गणना कर सकता है। लेकिन जिसने की होगी उसका तो मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उस इकाई से लाखों वर्ष की गणना होती। इसके बाद इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की वंशावली भी की इसी पुस्तक में, और भगवान श्री रामचंद्र के 38 पूर्वजों के नाम दिए हैं। स्वयं वो 39वें स्थान पर हैं, दशरथ के पुत्र वो हैं और साथ में उनके 3 भाइयों के नाम। लेकिन उनके पश्चात उनके जो अपने वंशज हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है। वो तो पूरे अवश्य होंगे, लव कुछ थे, उनके पुत्र होंगे, संतानें होंगी। इस चीज को मालूम करने के लिए हरिद्वार जाना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार वाले जो हैं वंशावली के लिस्ट रखते हैं, आज वो बता पाए हैं कि नहीं। इस पुस्तक में बहुत ही
विशद विषय को लिया। उसमें उन्होंने वेद को लिया, उपनिषद को लिया, मनुस्मृति को लिया है, वाल्मीकि रामायण को लिया है, नारद स्मृति को लिया है, याज्ञवल्क्य स्मृति को लिया है, शुक्राचार्य की नीति को लिया है। शुक्राचार्य की पुस्तक को शुक्राचार्य शुक्र नीति का स्मृति निकाला, जैसे कि मनुस्मृति या नारद स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति का कुछ स्मृति नहीं करा। श्रीमद् भगवत गीता को लिया है, वेदों के दृष्टिकोण को लिया है। महाभारत में शांति पर आप जानते होंगे, जब महाभारत समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाई उनके पास जो है ज्ञान लेने गए, उसमें उन्होंने उनको ज्ञान दिया है, उसमें अर्थशास्त्र की बातें बताई। कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ बुद्ध जैन धर्म, ये जो है 13 ग्रंथ हैं, इतना विशाल सागर है और उसको इन्होंने मंथन करके डॉक्टर गोविंद राम साहनी ने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में एक बहुत बड़ी चीज उनको मिलती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। शुक्राचार्य द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। वो कहते हैं श्रुति स्मृति अयोधन, श्रुति और स्मृति का विरोध किए बिना, जैसे श्रुति स्मृति हमारे लिए उस समय वही स्थान रखते थे जो आज कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। श्रुति स्मृति अयोधन राजवृत्तादि शासनम सुयुक्तया अर्थार्जनम यत्र ही अर्थशास्त्रम तदुच्यते, यानी श्रुति और स्मृति का विरोध किया बिना, जिसमें राज शासन की बात हो और सुयुक्तया अर्थार्जन, अच्छी युक्त से, अच्छे भाव से, अच्छे ढंग से अर्थार्जन की जिसमें बात है इस शास्त्र में, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये परिभाषा कहाँ तक आज करके अर्थशास्त्र इसमें खाती है या उससे बेहतर है या नहीं है, इसका जो विवेचन तो हमारे बीच में दो बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, आदरणीय बजरंगी और आदरणीय पंडित, वही बता पाएंगे। तो ये आदेश हुआ है कि मैं संक्षेप में लिखूं। प्रश्न ये है कि अर्थ का इतना महत्व क्यों है जीवन में। हिंदू दृष्टिकोण में पुरुषार्थ 4 बताए, इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य होने के क्या लक्ष्य, क्या प्रयोजन मनुष्य होने के, क्या उद्देश्य। और वो 4 जो हैं पुरुषार्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष परलोक की बात। इसी लोक में धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग है और इसमें दोनों में पुरुषार्थ चतुष्टय और त्रिवर्ग में अर्थ का बहुत बड़ा स्थान है। क्यों स्थान? अर्थ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य। अर्थ नहीं है तो हम जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर सकते। आवश्यकताओं का जिक्र दिया जाता है, पुस्तक में दिया जा रहा है, भोजन, आवास, अवस्त्र, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे सामान्य बर्तन करते हैं। लेकिन अब जो है ये आवश्यकताएं और भी तो हो गई हैं, इसमें शिक्षा और चिकित्सा भी आती है और कुछ लोग तो कहते हैं मनोरंजन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इन सब आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें धन चाहिए। अगर धन नहीं है तो जीवन में हमें वही परेशानी होगी जैसे दंग जूता पहनने वाले पर होती है। ये चीज में दी गई है कि दंग जूता पहनने पर जो परेशानी होती है, अर्थहीन होने पर वही परेशानी होगी। और मुझे नहीं मालूम आप लोग को दंग जूते का किस किस को अनुभव नहीं है या किसको अनुभव है, मुझे तो नहीं। कहते हैं कि उत्तम गृहस्थी के लिए भी अर्थ आवश्यक। तो कहते हैं सुपार्या शुक्री, सुपार्या उत्तम नित्यम धनार्जनम,
पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पुत्रों के लिए हमेशा धनार्जन करो। अगर इनके लिए धनार्जन नहीं किया तो इनका पालन पोषण करता है। और ये भी कहा है, निर्धनात् त्यजते भार्या पुत्राद्यैः सगुणो पितः। चाहे कितना सगुनी आदमी को हो सकता है, निर्धन होने पर उसकी पत्नी, उसके पुत्र आदि उसका साथ। इसलिए प्रचुर मात्रा में धन होना चाहिए परिवार के पालन पोषण। अगर नहीं है, वेदों का यह आदेश है कि जिसके पास प्रचुर मात्रा में परिवार पोषण के लिए धन नहीं है, वो यज्ञ करने का, सोम यज्ञ करने का अधिकार नहीं रखता। धन से हम धार्मिक काम भी करते हैं, दान करना, धर्मार्थ शौचालय खोलना, धर्मशाला बनवाना, यज्ञ करना है, या और कोई क्रियाएं करनी है, बिना धन के नहीं हो सकता। इसलिए धन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्धन अतः जो व्यक्ति निर्धन है उसका जीवन व्यर्थ और बात सही। जिसको खाने को नहीं है, भूखे पेट सोना पड़ता है, वस्त्र नहीं है, ठंड पड़ रही है, ना कमा रहा है, आवास नहीं है, सड़क पर सो रहा है, फुटपाथ पर कभी गाड़ी चढ़ सकती है, उसके जीवन का क्या अर्थ है, क्या महत्व है। इसलिए निर्धन नहीं हो। यहाँ तक कहा है, शुक्राचार्य ने भी कहा है और ज्ञान मुनि भी कहते हैं कि ये सोच के कि गरीबी या निर्धनता हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, ये सोच के निर्धन मत मानो अपने को, बल्कि सक्रिय हो, मेहनत करो, श्रम करो और धन अर्जन करो और धन की बचत का भी ध्यान दें। मुझे बार बार संकेत किया जा रहा है, जो समय हो रहा है उसमें एक बात और धन साथ है, ये इस पर जोर दिया है। धन ही के लिए सब कुछ नहीं है। धन एक सीमा बांधी उन्होंने कि धन अर्जन करने के लिए, धन का व्यय करने के लिए धर्मानुसार चलना आवश्यक है। अगर धर्मानुसार नहीं चल रहे हैं तो ये गलत काम है। ऐसे धन से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस तरह का धन स्थिर नहीं रहता। ये धन वाले को भी नष्ट कर देता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धनार्जन जो है पवित्र साधनों से कमाना चाहिए। मन कहते हैं सर्वेषां के शौचानाम अर्थ शौचम परम सुतम, यानी जितनी शुद्धियाँ हैं जीवन में उसमें धन की शुद्धि परम सबसे अधिक स्मृतियों के अनुसार मानी गई है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में आया है कि धन कृष्ण धन भी हो सकता है और शुक्ल धन भी हो सकता है। कृष्ण धन का अर्थ है काला, जो आज का ब्लैक मनी और व्हाइट मनी कंसेप्ट है, ये बहुत पहले ही महात्मा बुद्ध ने इसको दे दिया था। अब मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ राज शासन और इतने विशाल वांग्मय पर जो है अपनी टिप्पणी देना या अपने विचार प्रकट करना या उसको वही समझाना बहुत बड़ा कार्य है। ये समय इतना कम है, बुरा हो गया। अनुशासन की मान्यता है कि मैं यही समाज कर दूँ। धन्यवाद डॉक्टर नागपाल जी। सचमुच आप पुस्तक की मीमांसा कर रहे थे, पर हमें समय सीमा में कार्यक्रम को समाप्त करना है। डॉक्टर साहब का अगला कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं आपका आभारी हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भारतीय अर्थ जगत के प्रसिद्ध नाम आदरणीय प्रोफेसर पंच मुखर्जी उपस्थित हैं। विदेश के सबसे प्रमुख संस्थानों इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी से प्रमुख रहे हैं।
भारत सरकार में वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों के आप सलाहकार रहे हैं। 1986 में वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस के आप संयोजक रहे। आपकी 15 पुस्तकें और 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित होकर बहुप्रशंसित हो चुके हैं। प्रोफेसर पंचमुखी ने इस पुस्तक का पूर्वाभाग लिखा है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए हमें संबोधित करें। सर्वमान्य माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और इस सभा के माननीय अध्यक्ष कदमपुरी परिश्रम डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी और अभी भी जो पुस्तक का परिचय कर रहे थे श्री रमेश चंद्र नागपाल जी और प्रभात के प्रकाशक हमारे यहाँ उपस्थित जो हैं उनका और आप सबका स्वागत करके प्रणाम करके मेरी 2-3 मैं बोलने को उपस्थित हुआ हूँ। प्रप्रथम मैं डॉक्टर गोविंदराम साहनी की क्या कहूँ, उनका एक तरह से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इस समय वो उपस्थित नहीं है। जहाँ भी उन्हें ऐसे ज्ञानी लोग पुस्तक के रूप में सदा जीवित रहते हैं, इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक के रूप में और गोविंदराम साहनी जी यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे ग्रंथ का पूर्ववर्ड लिखने का एक सौभाग्य मिला। मैंने तो एक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मैं एक पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इसमें इतने इंफॉर्मेशन और नॉलेज भरा हुआ है। पढ़ते पढ़ते मैं हर एक किताब, भगवत गीता हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, महाभारत हो, रामायण हो, उसको खोल के मैं पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए इसके फॉरवर्ड लिखना बहुत टाइम लग गया। बीच बीच में मेरे रुकावट डेट आ गई, तो इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं करेक्ट टाइम में उसको भेज नहीं सका। बहुत इन लोगों को, उनके बच्चों को, हमारे जेके बजाज, जितेंद्र बजाज जी को बहुत बार मुझे फ़ोन करके आग्रह करना पड़ा। उसके बाद मैंने तो भेज दिया, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो गोविंदराम साहनी जी उसको देख नहीं सके। जब वो पहुंचा उसी दिन वो अपने परमात्मा की ओर चले गए। लेकिन उनके लड़के ने अभी बताया कि तो भी उनके सामने ये पढ़ के सुनवाया। मेरा ख्याल है वो चेतना तभी गुजर रही थी, वही देह के मंडरा रही थी। तो उसने फॉरवर्ड को देख के, सुन के हमको आशीर्वाद किया है, ऐसी मेरी भावना है। तो भी मैं इस अफसोस से कहना चाहता हूँ कि वो जब जीवित रहते ही मेरा फॉरवर्ड वहाँ पहुँच नहीं सका। तो इसीलिए जब मुझे जेके बजाज जी ने आग्रह से विनती की, मैंने सोचा कि ये मेरे गलती को एक तरीके का पश्चाताप प्रकट करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए यह मौका है, इसलिए मैं आ गई। दूसरा चीज़, बजाज जी ने बताया कि वहाँ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आने वाले हैं। मैं एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। जब वे मंत्री जी थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को देश में बढ़ाने के लिए, भारतीयता को हमारे नित्य जीवन में लाने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव, बहुत सारे प्रभावी काम किए हैं। और मुझे बार बार उनके काम की सराहना और प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। उनको याद करते ही मुझे भारतीय तत्व का और भारतीयता का कितना महत्व देना चाहिए, इसके बारे में फिर से बार बार स्फूर्ति मिलती रहती है। जब वे मंत्री जी थे उस वक्त बहुत बड़ा संस्कृत सम्मेलन उन्होंने किया, और मैं जब डॉक्टर प्रोत्साहन करते रहे।
मैं एक चीज उनके बारे में भारतीय तत्व के, भारतीय मूल्यों का कैसे वे प्रकाशन किया करते थे, एक ही उदाहरण देता हूँ। जब वे यूनाइटेड नेशंस के लेक्चर्स एक वहाँ चेयर करने के लिए गए थे, उन दिनों उन्होंने बहुत बड़ा मौलिक कल्पना यूनाइटेड नेशंस को दिया है। मैं उनको स्मरण करना चाहता हूँ। वो है सस्टेनेबल कंजम्पशन। वही बहुत बड़ा मोड़, एक जगह मोड़ बन गया। वो हमेशा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते रहे, लेकिन मुरलीधरन और जोशी जी ने वहाँ पर सस्टेनेबल कंजम्पशन का एक विकल्प दिया और वो बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सारी दुनिया में भारत से शुरू होकर सब जगह सस्टेनेबल कंजम्पशन की भावना होनी चाहिए। पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने एक मौलिक विचार बताया कि हमारा जीवन जो है, आर्थिक जीवन है, सामान्य जीवन है, बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड हुआ है। जैसे वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के प्रभाव से हम मोर एंड मोर ऑफ कंजम्पशन, मोर क्रेज फॉर मटीरियल पोजीशन, मटीरियल कंफर्ट्स, उससे हमको शांति नहीं मिलती है और देश के और समग्र विश्व के जो रिसोर्सेज हैं इससे सारे विनष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सस्टेनेबल कंजम्पशन जो ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट वहाँ पर एक हिट जैसा हो गया और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का उस वक्त जोशी जी के साथ क्लोजली काम करता रहा और मुझे वो याद आते हैं, प्रभावित मैं हमेशा हुआ। इस किताब के बारे में बताना है तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ और बताना भी नहीं चाहता हूँ। इसका मौलिक विशेष हम पढ़ के ही जानना चाहिए। मैं सुनाने से, बोलने से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप इसका ज़्यादा प्रयोजन नहीं उठाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप खरीदे या किसी से मंगाए या स्टील करे, किसी न किसी तरह किताब को लेके पढ़िए। उसका दो तरीके का प्रभाव है। एक, आपको भारतीय अर्थचिंतन क्या है और भारतीय अर्थचिंतन का मूल सोर्सेस क्या है, इसको मूल सोर्सेस देके, कोटेशंस देके उसको विवरण करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैं बात कर रहा था किसी से, वो हिंदुत्व, मैं माफ कीजिए मैं बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलता हूँ, तो हिंदुत्व चाहिए, हिंदू तरीके का जीवन चाहिए। तो हमको पहले समझना चाहिए हिंदुत्व का क्या परिचय है, इसका मौलिक विशेष मानव कल्याण के लिए कैसा है। हिंदुत्व का मौलिक विवेचन और मूल्यों का जो संग्रह है केवल भारतीय मानव को नहीं है, समग्र विश्व के मानव के कल्याण के लिए है। ऐसा विश्वास हमें आना चाहिए। बहुत सालों के फॉरेन रूल की वजह से और संस्कृत हमारे यहाँ से बाहर निकलने की वजह से संस्कृत के बारे में हमको, संस्कृत के वाङ्मय के बारे में हमें तात्सार भाव जो आ गया है। गीता, भगवत गीता बोलते हैं तो उसको एक नाम दे दिया है, तो आप यहाँ मत पढ़ाइए, दूसरी जगह पढ़ाइए। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स फोरम में भी जब भाषण देता हूँ भगवत गीता का कोटेशंस करके ही देता हूँ, रामायण का, महाभारत का कोटेशंस करके ही देता हूँ। उसके लिए हमारे मुरलीधरन जोशी जी मेरे स्फूर्ति हैं। वो भी जब एक भाषण देते हैं तो बहुत सारे संस्कृत के कोटेशंस देते हैं। तो ऐसे देने से हमको एक तरीके का आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरे लोगों को भी हमारा जो मौलिक तत्व है, प्रमेय है, ये हमारे मूल आधार से बने हुए हैं, ये काल्पनिक नहीं है। तो इसीलिए पहला काम हमसे करना चाहिए कि मौलिक विचारों को, भारतीय अर्थचिंतन को, जिसके बारे में हमारे मन में, हमारे ही मन में जैसे आदर भाव पड़े, जिसके तात्सार का जो बड़ी है, उसके बारे में घृणा जो बनी है, उसको निकालने का काम हम सबको करना चाहिए। जो संचालक हैं या काम के काम करते हैं, अभी भी सब जगह इसका ही चिंतन करके इसको क्रिटिसाइज करने वाले हमारे लोग ही हमारे शत्रु हैं। यहाँ इसके बारे में घृणा बढ़ गया है, घृणा को कैसे हमें निकालें। मैं एक अपने जीवन का अनुभव का बताता हूँ। जब मुझे PhD करने के बाद बहुत सारे इन्विटेशंस मिले फॉरेन जाने के लिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को, और घर में बहुत महीनों तक चर्चा होती रही, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
उस वक्त मेरी माता जी ये बताती थी, वो तो नहीं जानती फॉरेन में क्या है, इंडिया में क्या हुआ, मैंने क्या पढ़ा है वो तो, लेकिन वो हमारे संस्कृति के मूल रूप तत्व उनके मन में सुदृढ़ इतने थे। वो बोलती थी, मैं वो दोहराना चाहता हूँ, बहुत जगह दोहराता हूँ, वो बताती थी हम आप लोग वहाँ पढ़ने को क्यों जाते हैं, पढ़ाने को जाए। तो इतना इतना मौलिक विचार था हमारे यहाँ, न कि वहाँ पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे मौलिक चिंतन और पुरातन चिंतन है, उसमें बहुत मौलिक विचार है, बाह्य के विचार में उतना मौलिकता नहीं है। तो ये हमारे यहाँ श्रद्धा होनी चाहिए। मैं बहुत बार अपने बारे में बताता हूँ, मैं टोटली इंडिजिनस प्रोडक्ट। मैं BA कर्नाटक यूनिवर्सिटी में किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, MA बॉम्बे यूनिवर्सिटी में किया, चांसलर स्पोर्ट मेडलिस्ट, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया। फॉरेन के एग्जामिनर्स में लिखा, वी हैव नॉट सीन ए थीसिस ऑफ दिस काइंड इवन इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। मैं अपने बारे में बोलने के नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, पिताजी का मैं स्मरण करता हूँ, माताजी का स्मरण करता हूँ। उन्होंने घर में जो गुरुकुल के रूप में मुझे शिक्षा दी है, उसकी वजह से मैं जो कुछ इसमें इंडिया में और फॉरेन में, एक बार मैं यूनाइटेड नेशंस में सेमिनार्स में भाग रहा था, बहुत अच्छा इन्होंने इंटरवेंशन किया। लोग आके पूछने लगे आपका एजुकेशन कहाँ हुआ। मैंने बोला मैं तो धारवाड़ का हूँ। उनको सुनाई दे मैं हार्वर्ड का हूँ। तो वो बोले लगे अच्छा आप हार्वर्ड में थे इसलिए इतने अच्छे बोलते हैं। मैंने बोला नहीं, हार्वर्ड नहीं, मैं धारवाड़ का हूँ। तो ऐसे लोगों में एक तरीके का भावना बन गई है कि फॉरेन एजुकेशन से भी हम अच्छे बनते हैं। तो उसका संक्षेप करता हूँ। ये जो भारतीय चिंतन है, आप सब लोग पढ़ के इसमें हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में अभी उन्होंने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे यहाँ अभी बिल्कुल कमी क्या है।